हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि झा एंड यू आर वाचिंग अंजलि's वाइट बोर्ड। और सबसे पहली बात, अगर वॉइस बहुत ही ज़्यादा भयंकर ऐसी फील हो रही हो, साउंड कर रही हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट बट नॉट सॉरी, क्योंकि कोल्ड की वजह से वॉइस ऐसी होगी, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। ओके। तो लास्ट जो वीडियो डाली थी मैंने, आई थिंक बहुत टाइम पहले डाली थी। इसी लास्ट मतलब कि आज संडे है, तो ये अभी जो वीक गया उसी में अपलोड की थी मैंने। तो उसमें हमने कंपनी लॉ का देखा था, और आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ जिसमें अब्रिज प्रोस्पेक्टस पे छूटा था, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और शेल्फ प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का भी हमने कुछ कुछ मेन पॉइंट्स वहाँ पे स्किप किए थे, जो हमें डिटेल में देखने हैं आज। ठीक है, तो जहाँ से मैंने छोड़ा था मैं वहीं से शुरू करना पसंद करूँगी। तो यहाँ पे अब्रिज प्रोस्पेक्टस था, वो हमें करना है। खैर, ये देख लेते हैं कि मैं आज की क्लास में क्या क्या देखना है। आज हमने क्या क्या पढ़ना है, क्लास नहीं, आज हमने क्या क्या डिस्कस करना है। ग्रुप स्टडीज है ये, तो क्लास नहीं बोलेगा कोई, वो एक्चुअली और जो वीडियोस बनती है उसमें क्लास निकलता है, तो इसमें ये क्लास निकल जाता है, बट ये क्लास नहीं है, ये ग्रुप स्टडीज़ है। ग्रुप स्टडीज़ में हम डिस्कशन करते हैं, कोई क्लास नहीं है ये। ओके। तो यहाँ पे अब्रिस्ट प्रोस्पेक्टस हमें देखना है आज की वीडियो में। सबसे पहले ये देखेंगे, फिर हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दोबारा देखेंगे, और शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी देखेंगे। उसके बाद हमारा आता है डीवीआर, आज की इस वीडियो में होने वाला है। उसके बाद स्पेटिक्विटी शेयर्स भी देखेंगे, और ईसॉप का भी कॉन्सेप्ट चेक करेंगे क्या है, क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट। इसके बाद अगर 1 आवर से ऊपर वीडियो नहीं गई और चली भी गई तो कोई बात नहीं, और कुछ बचता है और एनर्जी बचती है मेरी, तो हम जो और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी देख लेंगे, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर एनर्जी बचती है तो बाकी ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो देखने ही हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आज की इस वीडियो की शुरुआत पे, जो कि है, एक मिनट, हाँ। तो आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस से। अब्रिज्ड का मतलब क्या होता है? अब्रिज्ड का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग चेक करोगे तो अब्रिज्ड का मतलब होता है समरी। समरी, ठीक है। तो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है? समरी प्रोस्पेक्टस, यानी कि एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें कि जो की पॉइंट्स हैं, यानी सेलिएंट फीचर्स हैं, अगर उसके प्रोस्पेक्टस के जो सेलिएंट फीचर्स है, सेलिएंट का मीनिंग क्या है? सेलिएंट का मीनिंग है इम्पोर्टेंट की फीचर्स, उनको उन उस प्रोस्पेक्टस में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है ना, कंपनी के लिए हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 500 या 600 जो के पेजेस के जो प्रोस्पेक्टस होते हैं, वो अटैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतना कहाँ से मेंटेनेंस होगा एक्सपेंसिव के। तो क्या करती है कंपनी कि अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देती है, यानी कि एज एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जब उनको प्रोस्पेक्टस अटैच करना होता है तो वो क्या करते हैं, समरी प्रोस्पेक्टस अटैच कर देती है। उससे क्या होता है कि की फीचर यानी सेलियंट फीचर्स जो हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल कर रहे हैं उनको पता चल ही जाएगा। तो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या है? अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस ऐसा प्रोस्पेक्टस है, एक मिनट, हाँ, थोड़ा एक पॉइंट लिख देते हैं। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है ऐसा मेमोरेंडम विच कंटेन्स मेमोरेंडम जिसमें सेलियंट फीचर्स होते हैं, जो मेन प्रोस्पेक्टस होता है उसका, यानी मेन चीजें जो इम्पोर्टेंट है एक शेयर होल्डर के लिए जानना, एक इन्वेस्टर के लिए जानना, उसको वो सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स उसमें मेंशन कर दिए जाते हैं। ओके, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस एकदम क्लियर है क्या कि अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या है? सेक्शन 33 कहता है कि अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस यानी जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म, सेक्शन 33 का मानना ये है, जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म है उनमें क्या अटैच करके हमें देना चाहिए, कंपनी को अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस अटैच करके देना चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना है उनको क्या पता चला है, की फीचर्स उस कंपनी के पता चल जाए। तो सेक्शन
33 रिक्वायर्स किसके साथ? अब्रिश प्रोस्पेक्टस विद एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, अब ये तो बहुत ही ये ना वाला ये वाला जो अब्रिश प्रोस्पेक्टस वाला कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल है ये ना। आप अब्रिश का मीनिंग ही जान लोगे तो समझ में आ जाएगा कि समरी प्रोस्पेक्टस, पर क्या किसके साथ? एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होंगी? सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि जो मेन प्रोस्पेक्टस होता है उसमें जो इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती है, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो इन्वेस्टर के लिए जरूरी है जानने के लिए, वो अब्रिश प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है। अच्छा, इसका ये उल्टा आप कह लो या फिर इसके थोड़ा 19-20 का अंतर कह लो, वो क्या हो गया? वो है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। हमने ये लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया ही हुआ था, लेकिन हमने ये नहीं देखा था, मतलब इसके हमने इसका एक मीनिंग देखा था, बट यहाँ पे हमें आज देखना है कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस की अलग बात क्या है। मतलब वो जो पॉइंट था ना कि की फीचर्स नहीं होते रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में, उसका ऑपोजिट क्या है? अब्रिश प्रोस्पेक्टस है कि उसमें सेलिएंट फीचर्स यानी की फीचर्स यानी इंपॉर्टेंट फीचर्स मेंशन होते हैं। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या की फीचर नहीं था? प्राइस या कितने शेयर्स अलॉट होंगे, कितने शेयर्स को ऑफर किया जा रहा है, वो सारी चीजें उसमें मेंशन नहीं होती है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में। इसके बाद है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। फिर अगर प्राइस मेंशन ही नहीं है तो इन्वेस्टर को पता कैसे चलेगा कि किस प्राइस पे उसको शेयर खरीदना है? तो कंपनी जब रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो वो एक तरीके से ये कह देती है कि सुनो इन्वेस्टर्स, तुमको हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना है ना, तुम ही प्राइस डिटरमाइन करके हमें बताओ, तुमको जो प्राइस ठीक लगेगा ना, हमारी नहीं चलेगी, तुमको जो प्राइस ठीक लगेगा ना वो हमें पे करना। अच्छा, तो क्या किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते वक्त सिर्फ एक या दो या तीन बंदे शेयर खरीदेंगे? नहीं, बहुत सारे लोग खरीदते हैं शेयर। ठीक है, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस सिर्फ एक बंदे को थोड़ी इशू होगा, बहुत से लोग रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस उनको इशू होगा। तो अब सबके प्राइस तो अलग अलग आएंगे ना। आप अगर मान लो गोलगप्पे वाले भैया के पास जाते हो और गोलगप्पे वाले भैया कहते हैं कि तुम ही डिसाइड कर लो कि तुमको कितने का गोलगप्पा खाना है एक प्लेट। बहुत सारे कस्टमर होंगे, अब कोई तो कह देगा भाई फ्री में ही दे दो अगर हमारी मर्जी चल रही है, कोई दयालु होगा तो कह देगा चल 10 रुपए दे देते हैं, कोई होगा जिसके पास बड़ा पैसा है वो कहेगा 150 का तू एक गोलगप्पा खिला। तो उसको क्या करना है? दुकान वाले को क्या करना है? वो अपना नुकसान भी नहीं चाहेगा और ये भी नहीं चाहेगा। अगर मान लो वो ये कह दे 150 वाले का प्राइस सुन के कह दे यार भैया इसका इसका प्राइस अगर मैं ले लूँ तो मुझे बड़ा फायदा होगा। तो चलो मान लो 5 बंदों ने कहा है कि हम 150 में खाएंगे और वहां पे 50 बंदे मिलके अलग अलग प्राइस लगा रहे हैं 150 से कम का। तो वो 5 को देखेगा वो या फिर 50 को भी साथ लेकर चलेगा? उसके लिए तो 55 के 55 इम्पोर्टेंट है ना। और उसमें मान लो 10 लोग तो ऐसे भी होंगे जो कहेंगे बिल्कुल ही बदतमीज लोग, मतलब बिल्कुल ही हमारी तरह कि फ्री में खिला दो। तो क्या वो फ्री में खिलाने वालों को अगर खिलाएगा तो उसका नुकसान नहीं होगा? और अगर वो 50 वाले जिनका प्राइस 150 से कम है, लेस देन 150 है, तो क्या अगर वो अपना प्राइस 150 रख लेता है तो उसके ये वाले कस्टमर भाग नहीं जाएंगे कि हमें तो 150 से कम में चाहिए, बट ये तो इसको तो अपने ज्यादा पेमेंट वाले कस्टमर इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों खाएं? और ये फ्री वाले तो भैया फ्री वालों का तो फिर भूल ही जाओ, अगर 150 प्राइस हो गया तो फ्री वाले तो फिर कहेंगे छोड़ो क्या गोलगप्पे खाना है। ठीक है, तो उसको क्या करना है? अपने ये सारे कस्टमर साथ लेके चलने हैं। अब तुमको अब इसमें क्या करेंगे कि फ्री वालों को खाना है खाओ, नहीं खाना नहीं खाओ, क्योंकि इसके ये तो कवर हो गए ना। भाई ये दो तो पैसा देने को तैयार है तो फिर वो फ्री वालों को क्यों देखे? फिर भले फिर फ्री वालों को अगर वो प्राइस ठीक लगता है वो दे देंगे। अब यहाँ पे 5 लोगों ने कहा 150 में खाएंगे, 50 लोग में कोई कह रहा है 20 में खाएंगे, कोई कह रहा है 40 में खाएंगे, कोई कह रहा है 50 में खाएंगे। तो वो क्या करेगा? कोई एक ऐसा प्राइस लेगा जिसमें 5 वालों को भी दिक्कत ना हो देने में। 5 वाले तो भाई 150 देने को भी तैयार है, लेकिन 50 लोग जो है वो तो 150 देने को तैयार नहीं, वो 150 कम में तैयार है। तो वो ऐसा एक एवरेज प्राइस लेगा, यानी एक कट ऑफ लेगा कि जिसमें कि उसके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कवर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का क्या पॉइंट है? इसका एक की वर्ड है जो कि है बुक बिल्डिंग। क्या है? बुक बिल्डिंग। अभी बहुत अच्छे से देखेंगे बुक बिल्डिंग। यहाँ पे थोड़ा सा एक
नॉर्मल पिक्चर क्लैरिटी हो गया है कि बुक बिल्डिंग का रेफरेंस इससे है कि भैया तुम डिसाइड करो, तुम आपस में प्राइस डिसाइड कर लो, नहीं हो पाता है तो तुम मुझे अपने डिफरेंस बता दो, डिफरेंट प्राइसेस बता दो, फिर उस पे मेरे को जो कट ऑफ निकालना होगा ना, कि जहाँ पे मुझे लगेगा कि मेरे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को क्या बोलते हैं वो, उनको फायदा हो, उनको भी वो होगा कि देने में कि हाँ चलो हम दे सकते हैं इतना प्राइस, और मेरे को भी मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, मेरे भी कस्टमर ज्यादा भागेंगे नहीं, मतलब मेरे को ज्यादा कस्टमर मिल जाएंगे, मेरे को भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, और तुम्हारी भी भूख मिट जाएगी गोलगप्पे की। तो क्या वो होता है बुक बिल्डिंग, वहां पे वो आपको रेफर कर देंगे कि भाई हमें इतने इतने प्राइस पे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आपको अपने ज्यादा वाले कस्टमर्स भी लेकर चलने हैं जो आपको ज्यादा पे कर रहे हैं, और उसमें आपको एवरेज पे करने वाले भी लेकर चलने हैं, और फ्री वालों की फिर वो अपनी मर्जी है, उनको देना नहीं देना। तो बुक बिल्डिंग क्या हो गया कि वहां पे आपको कस्टमर के हाथ में थमा देना, तुम एक बार प्राइस डिसाइड करो, फिर बिल्ड मैं करूंगा, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कितने पे अपने जो वो है शेयर्स हैं वो बेचने हैं। ठीक है। और हमने ये तो देख ही लिया था, अभी बुक बिल्डिंग को बहुत आराम से देखेंगे। हमने यहाँ पे ये देख ही लिया था कि ये अच्छा, ये तो प्राइस वाला हो ही गया। और क्या है? अच्छा, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का कंपनी क्या करती है, कंपनी फाइनलाइज करती है प्राइस, यानी कि ये बुक बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट वो दे देगी आपको, और फिर फाइनलाइज कौन खुद करेगी, कंपनी ही, कंपनी फाइनलाइज द प्राइस। उसके बाद क्या होगा, फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू, मतलब कि की फीचर्स हटा दिए, पहले बुक बिल्डिंग होगी, प्राइस डिसाइड होगा, उसके बाद फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू होगा, जिसमें कि नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, फिर कंपनी कैसी है वो तो आपको रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में भी मिल जाएगा। बाकी बिल्कुल डिटेल से डिटेल जो डिटेल से डिटेल इंफॉर्मेशन है वो आपको फाइनल प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। अच्छा, कोई ये सोच सकता है क्या कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में इशू ही क्यों कर रहे हो, अगर प्राइस डिसाइड करके फिर तुम्हें फाइनल प्रोस्पेक्टस ही देना है तो? अब ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे अभी हमने बात की कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कि मतलब कि जिनको लगेगा कि हाँ चल, अगर कंपनी सही सही प्राइस लगा लेती है तो ले लेंगे, वरना फिर फाइनल प्रोस्पेक्टस लेने का क्या मतलब है, इतना 500 पेजेस की प्रोस्पेक्टस हम लेके क्या करेंगे, देख लेते हैं, अगर हमारे बजट में हुआ शेयर्स का प्राइस तो ले लेंगे। तो ये क्या, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस कैसे लोगों के लिए जिनका ना श्योरिटी नहीं है, जिनका कंफर्म नहीं है कि उनको शेयर्स खरीदने हैं कि नहीं खरीदने। मान लो प्रोस्पेक्टस की बात हो रही है, आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हो जैसे जिनका इग्नू में एडमिशन होता है, तो उनको 200 या 250 का प्रोस्पेक्टस मिलता है, एक बुक से मिलती है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस तो सबके सेम ही होता है। अगर वो ऐसा कुछ कर दे कि जिसमें ऐसा रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जैसा कुछ इशू हो जाए, जिसमें एकदम ये बिल्कुल ही छोटे मोटे मतलब बिल्कुल ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ना हो, एक जिसे कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत कि कैसा इग्नू कैसा इंस्टीट्यूट है, किस तरीके से एग्जाम्स होता है, प्राइस ना बताए बाकी सब कुछ बता दे, तो क्या एक राहत नहीं मिल जाएगी कि उस मोटे बुक और उस पर इतना पैसा इन्वेस्ट करने में? अरे अभी बंदा कंफर्म ही नहीं है उसको किस में एडमिशन लेना है कि किस में नहीं, फिर वो वहाँ पे हर जगह क्या प्रोस्पेक्टस पे पैसा खर्च करेगा? उतने पैसे अगर प्रोस्पेक्टस पे खर्च हो, जितने यूनिवर्सिटीज हैं उतने में तो बंदा एडमिशन भी ले लेना, एडमिशन फॉर्म का उसका पैसा निकल जाए। तो क्या है ये, फाइनल प्रोस्पेक्टस क्यों बाद में इशू हो रहा है, यानी कि बंदा जिसको इन्वेस्ट करना है वो श्योर ही नहीं है कि उसको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, तो उसके लिए उसको ना रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस की भाई ये देखो ये कंपनी जो है इसका ये ऑब्जेक्टिव है, इस तरीके से काम करती है, ठीक है। लेकिन तुमने ना रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस मांगा, तुमको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए कि कितना प्राइस, तुम अभी श्योर ही नहीं हो कि तुमको खरीदना है कि नहीं खरीदना। फिर बुक बिल्डिंग होती है, जहाँ पे अगर एक प्राइस डिटरमाइन कंपनी कर देती है, वहां पे आप अपना बिड करते हो। अब यहाँ पे वो वर्ड लिखने का समय आ गया है, जहाँ पे आप क्या करते हो, प्राइस की बिडिंग करते हो। बिडिंग का मतलब तो सबको पता ही है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ा ही हुआ है। तो बिडिंग का मतलब क्या है, जहाँ पे आप प्राइस का बिडिंग करते हो कि इतना प्राइस होना चाहिए, उतना प्राइस होना चाहिए, ठीक है। वहां पे आप में से किसी एक का बेटर प्राइस चुना जाएगा, और फिर वो कंपनी फाइनलाइज कर देगी। अब बेटर प्राइस कैसे, जैसे कोई बंदा कहीं पे, इसको ले ही लेते हैं एज एन एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो
एक कंपनी है PQR लिमिटेड, वहां पे A है, B है, C है, D है, E है। पूछा कि प्रोस्पेक्ट सॉरी इतने शेयर्स हैं, एक शेयर का प्राइस क्या रखा जाए। ए भाई बहुत ही अमीर आदमी है, बहुत अमीर आदमी है। वो कह रहा है कि तुम ना 1000 रुपए रख दो एक शेयर का प्राइस। बहुत अमीर आदमी है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता 1000 चाहे तो। और उसने बड़ी सारी कंपनीज में ऐसे शेयर्स ले रखे हैं, इससे भी महंगे महंगे शेयर्स ले रखे हैं। तो उसने कहा कि 1000 रख दो प्राइस। बी ने कहा भाई मेरे दो छोटी छोटी बीवियां और एक बच्चा है, तो मेरे को ना उनको खिलाना पिलाना होता है, स्कूल भेजना होता है बीवियों को, ठीक है, फिर बच्चा घर पे काम करता है, उसको भी फिर खर्चा, मतलब बिल्कुल उसका तो उल्टा ही चल रहा है। तो उसका हिसाब एकदम गड़बड़ चल रहा है। वो कह रहा है कि ना एक काम करो साहब, ज्यादा से ज्यादा 100 दे देंगे एक का, ठीक है, 100 रख लो। सी कहता है ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसके पास पैसा बहुत है, ठीक है, इसके पास सेविंग का तो इसको टेंशन ही नहीं है, इसको इन्वेस्ट करना है बस। ये कह रहा है 2000 रख दो। डी कह रहा है एक काम करो 250 रख दो। और ई कह रहा है एक काम करो 10 रुपए रख दो। मेरा ग्रेड ही ई है, मतलब कि मैं ना इतना इन्वेस्ट नहीं, मतलब मेरे को एक बार खरीद के देखना चाहिए, तो 10 रुपए में हो जाएगा क्या। कंपनी कहेगी, कंपनी ना पहले ई से बात करेगी और कहेगी तुम तो पहले दफा हो जाओ, ठीक है, तुम्हारी तो हमको कोई नीड ही नहीं है, मतलब तुम तो बेगैरत से भी बेगैरत निकले, तुम लाइफ में सीरियस ही नहीं हो किसी चीज को लेकर, निकल जाओ। फिर कंपनी इनमें देखेगी, इनमें ये देखेगी कि हम कौन सा ऐसा प्राइस ले कि जिससे बी भी ना भागे, डी भी ना भागे, और सी को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि सी ने सही प्राइस रखा हुआ, सी तो सबसे अमीर है इसमें। तो मेन ना दिक्कत किसको लेकर है, डी और बी को लेकर है। क्यों, क्योंकि इन दो जनों ने प्राइस बड़े ही ज्यादा रखे हैं। अगर कंपनी 2000 रख देती है ना, तो सी को तो कोई दिक्कत नहीं है, ए को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका तो 1000 रुपये बच ही जाएगा। दिक्कत किसको है, बी और डी को है, क्योंकि ये मतलब बड़े शरीफ लोग हैं, ठीक है। तो दिक्कत किनको है, बी और डी को है। शोर हो रहा है शायद, एक मिनट में पॉज कर देती हूँ। हो भी रहा है तो प्लीज एडजस्ट, हाँ 2 मिनट इसी में निकल जाएंगे। तो बी और डी को दिक्कत है ना, तो कंपनी क्या करेगी। अब अगर मान लो कंपनी ने इन दोनों का, तो इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे 100 रुपये भी रखेगी कंपनी प्राइस, तो ये दोनों तो वैसे भी दे देंगे ना। 100 रुपये रखेगी तो बी भी दे देगा, 100 रुपये रखेगी तो डी भी दे देगा, क्योंकि डी ने कितना रखा है, 250 रखा है। लेकिन अगर कंपनी 250 रख देती है, तो किन किन को दिक्कत आने वाली है, सिर्फ बी को दिक्कत आने वाली है। एक कस्टमर तो जाए, एक कस्टमर कह रही हूँ, एक इन्वेस्टर तो जाएगा ना। तो कंपनी क्या रखेगी प्राइस, कंपनी 100 रुपये रख देगी, क्योंकि फिर उसमें ए को भी दिक्कत नहीं है, बी को भी दिक्कत नहीं है, डी को भी दिक्कत नहीं है, और ना सी को दिक्कत है, यानी चारों के चारों देने को राजी है। लेकिन ई को क्यों नहीं देती, क्योंकि ई ने तो रखा ही अपना बजट ही सुनाया 10 रुपये। अरे 10 रुपये में क्या होगा भैया, 10 रुपये में लॉलीपॉप आती है, ठीक है, ओके। तो ये था रेडियनिंग प्रोस्पेक्टस में, ये एक पॉइंट जो था वो एक्सप्लेन करना था। तो ये था बुक बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट, जहाँ पे इन्वेस्टर्स को बोला जाता है कि भाई तुमको इन्वेस्ट करना है ना, तुम प्राइस बिड करो, फिर हम देखेंगे हमारे लिए क्या प्रॉफिटेबल है, और हमें कितना फायदा होगा, हमें कितने कस्टमर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने को, देख उसको उस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करेंगे, ओके, ठीक है। अगर किसी को ये नोट करना हो, अगर कोई देख रहा हो, वैसे तो देखते ही होंगे, बट अगर किसी को नोट करना हो तो प्लीज नोट कर लो। और बाकी नोट्स की बात है तो आई एम नॉट वेल दीज डेज, जैसे ही मतलब कि बैठ के अच्छे से आराम से मैं नोट मेकिंग कर पाऊंगी, फिर उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। क्योंकि नोट्स बनाते वक्त ना बहुत ही कंसाइज वे में बनाना होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल, अब वो पूरी बुक तो छप नहीं सकती ना नोट्स में। और फिर तो इससे बड़ा तो फिर बंदा मॉड्यूल ही पढ़ लेना, क्यों, तो थोड़ा टाइम लगेगा नोट्स अपलोड करने में, ओके। अभी हम आ जाते हैं अपने इस पे, किस पे, रेड एयरिंग प्रोस्पेक्टस पे। तो यहाँ पे रेड एयरिंग प्रोस्पेक्टस में हमने सारे कॉन्सेप्ट आई थिंक पढ़ लिए, हाँ जी। नाउ ये नीचे कैसे हुआ,
मिनट, एक मिनट। हाँ, इसके बाद है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, तो देख लिया था, उसमें कुछ रहा नहीं था। हाँ, शेल्फ प्रोस्पेक्टस में आई थिंक, हाँ मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की ही थी। एक बार देख लेते हैं। ये रहा शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अच्छा, एक चीज, हाँ, शेल्फ प्रोस्पेक्टस में एक पॉइंट ये था कि मान लो हमने कहा था शेल्फ प्रोस्पेक्टस के केस में कि एक बारी में मल्टीपल यूज के लिए, यानी मल्टीपल टाइम्स उसको इशू करने के लिए एक बारी में एक प्रोस्पेक्टस को इशू कर दिया जाएगा। बट जब कोई चेंज आएगा, क्या आएगा, कोई चेंज अगर आएगा, तो उसके लिए फिर क्या, मतलब किस तरीके से एक साल में, एक साल के लिए वो इशू कर दिया जाता है। पर अगर एक साल में मान लो कोई चेंज आया, तो क्या होगा, उस शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू किया जाएगा। उस शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू किया जाएगा। उसमें, उस मेमोरेंडम में क्या होगा, जितने भी चेंजेस क्रिएट हुए हैं उन चेंजेस को उसमें मेंशन कर दिया जाएगा विदाउट फर्दर प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो आई थिंक प्रोस्पेक्टस का सारा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है। हाँ जी, अब हमारा था डीवीआर वाला कॉन्सेप्ट। तो डीवीआर वाला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः करते हैं। डीवीआर क्या था, हमने देखा था इक्विटी शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। इक्विटी शेयर्स होते हैं टू टाइप्स के। वन इज विद वोटिंग राइट्स, विच इज नॉर्मल, मतलब कोई आपको इक्विटी शेयर्स बोले तो हमको ना की पॉइंट ना कुछ नहीं समझ में आता। यही समझ में आता है इक्विटी शेयर्स माने जिसमें आपको वोटिंग राइट्स मिले और प्रेफरेंस शेयर वालों को आपसे पहले प्रेफर किया जाए। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट था इसका डीवीआर, जो कि अभी बिल्कुल ही, मतलब कि ज़्यादा इंडिया में इतना डीवीआर इशू नहीं होता, अब थोड़ा इस कॉन्सेप्ट से लोग फेमिलियर हुए हैं। तो डीवीआर क्या था, डीवीआर देख लेते हैं। डीवीआर का फुल फॉर्म था डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ओके, तो डीवीआर का जो कॉन्सेप्ट है वो किन किन के लिए एप्लीकेबल है, दो ही कंपनीज है भाई। एक तो है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, फिर है अनलिस्टेड या फिर लिस्टेड, दोनों। सेकंड इज प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो ये दो टाइप्स की, बेसिकली तीन टाइप्स की कंपनीज हो गई यहाँ पे। एक तो अनलिस्टेड है और दूसरे में लिस्टेड कंपनी है, और थर्ड है हमारा पब्लिक कंपनी। ओके, थोड़ी जगह मिल जाए। इसमें आपको ये बताया गया है कि डीवीआर, पहले हम देख लेते हैं है क्या। मान लो किसी जैसे कि मुझे इक्विटी शेयर्स ही चाहिए, बट मुझे उसमें वोटिंग राइट से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है डिविडेंड से। तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट से क्या मतलब है कि आपको मतलब इक्विटी शेयर्स लेने हैं पर आपको वोटिंग राइट्स नहीं चाहिए, तो आपको डिविडेंड में प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, आप वोटिंग राइट मत लो, आप डिविडेंड ले लो, आपको डिविडेंड की प्रेफरेंस दी जाएगी, बट आप प्रेफरेंस शेयर नहीं कहलाओगे उससे। ठीक है, इसके बाद है कि कंडीशंस देख लेते हैं। इसको इशू करने की क्या कंडीशंस होती है, सबसे इम्पोर्टेंट है कंडीशंस। कंडीशंस या प्रोविजन
while issuing provisions which need to be keep in mind while issuing what preferential provisions which need to keep इन किसमें दिमाग में कब प्रेफरेंस डीवीआर इशू करते वक्त। पहला है आपका एओए जो है उसमें चेक करिए और चेक अगर नहीं है उसमें तो ऑल्टर करिए और बताइए कि आप डिविडेंड इशू कर डीवीआर इशू कर सकते हैं, यानी एओए मस्ट ऑथराइज। और इफ इट डजंट ऑथराइज देन व्हाट यू शुड डू, यू शुड ऑल्टर इट एंड देन उसके बाद है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होगा। अच्छा ये डीवीआर वाला केस है जिसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है यानी ओआर पास होता है, तो ये एकदम याद रखने का क्योंकि रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन करके ना बहुत बार आएगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि भाई कौन सा रिजोल्यूशन किस में पास होता है, तो डीवीआर वाले केस में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होता है, स्पेशल नहीं। ठीक है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन टू बी पास व्हेन एट जनरल मीटिंग या गुड मॉर्निंग नो जनरल मीटिंग। अच्छा अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो क्या होगा, या तो पोस्टल बैलेट से करो या फिर ई वोटिंग व्हेन इन जनरल मीटिंग। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या हो गया आपके आर्टिकल्स सॉरी हाँ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन होना चाहिए कि आप डीवीआर इशू कर सकते हैं, नहीं है तो ऑल्टर करिए। उसके बाद आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है, कहाँ कब, जनरल मीटिंग में। और अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो या तो आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करिए थ्रू पोस्टल बैलेट या फिर ई वोटिंग के जरिए, और कहाँ पे, ये भी जनरल मीटिंग। इसके बाद हमारा आता है थर्ड पॉइंट। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लिमिट जो है वो चेंज हुई है और इसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया है, बट विद रिस्पेक्ट ऑफ वो भी देख लेना। पहले क्या था, 26% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब 26% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। परसेंट बहुत छोटा लग रहा है बट अगर आप सही तरीकों से देखो तो बहुत बहुत बड़ा अमाउंट जाता है ये 26%। अब इसको कहा है नहीं, निकलिए आप, अब इसको चेंज कर दिया गया है और अब क्या है लिमिट 74। अब है लिमिट 74% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या फिर पेड अप है भैया, पेड अप शेयर कैपिटल, और 74% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और व्हाट, और वोटिंग राइट, वोटिंग 74% ऑफ वोटिंग पावर। और इस चेंज के बाद ना मायने ही बदल गए हैं डीवीआर के, बिल्कुल मायने बदल गए हैं, वो भी हम देखेंगे कैसे। पर ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो इसको बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। फिर क्या है, ये फिर ना नॉर्मल सी बातें हैं कि लास्ट 3 इयर्स में कोई घपला ना किया हो, घपला लाइक लास्ट 3 इयर्स में कोई डिफॉल्ट ना हो, किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी अपने प्रॉफिट तरीके से तमीज से बांटा हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। दूसरी बात क्या कही गई है, आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया ना उनमें भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए,
वरना नहीं कर सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग में भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। थर्ड थिंग इज एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। आपको किसी कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल ने पेनलाइज ना किया हो, और ये तीनों पॉइंट कहाँ के हैं, लास्ट 3 इयर्स के, आपको पेनलाइज ना किया हो, मतलब ओवरऑल बात यह है कि आपने कोई गड़बड़ ना की हो, किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग या एनुअल रिटर्न फाइलिंग में, या फिर आपको किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने पनिश ना किया। ओके ओके। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ नहीं है ये, कितना हो गया, 1 2 फिफ्थ, फिफ्थ पॉइंट इम्पॉर्टेंट है ये। और इसी में ना अगर आपको जैसे एग्जाम में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, आप मतलब ये तो की पॉइंट्स करके है, बट आप इसको खूबसूरती के साथ लिख सकते हैं ना, बाकी नोट्स में खूबसूरती के साथ आपको लिख कर दे दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि आपने ना डिविडेंड पे करते वक्त कोई डिफॉल्ट ना किया, नो डिफॉल्ट वाइल पेइंग डिविडेंड, या प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिपॉजिट्स में डिबेंचर्स पे करते वक्त लोन या इंटरेस्ट के अमाउंट पे करते वक्त, इन सब में ना कोई अरे यार, लोन और इंटरेस्ट अमाउंट, इन सब में आपको कोई डिफॉल्ट ना हो। ठीक है, अब एक बार एग्जांपल देखते हैं कि ये 26% वाला जो इम्पैक्ट पड़ता है वो क्या पड़ता है, वो देखते हैं एग्जांपल में। ठीक है, मान लो एक कंपनी है, वापस से लेते हैं, मेरी फेवरेट कंपनी है PQR लिमिटेड, बहुत अच्छी लगती है कंपनी मुझे। PQR लिमिटेड कंपनी है, इसमें क्या है, जब 26% पेड अप शेयर कैपिटल के हिसाब से ले रहे हैं, 26% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, क्या खूबसूरत हैंड राइटिंग है, बिल्कुल पैरेलल यूनिवर्स में चल रही हूँ मैं। अच्छा, मेंबर है मान लो, एक है आपका एक्स या आपकी एक्स, और एक है आपकी प्रेजेंट यानी वाई। ठीक है, दो हैं, आपकी जो एक्स है ना वो लेकर चल रही है DVR। ठीक है, उसका मान लो उसका वोटिंग राइट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके पास कोई हक नहीं है, उसका इंटरेस्ट है डिविडेंड में। तो आपकी एक्स क्या लेकर चल रही है, DVR। और आपकी वाई यानी आपकी प्रेजेंट क्या लेकर चल रही है, उसको है राइट्स पे इंटरेस्ट, यानी उसके पास है पावर किस चीज की, वोटिंग की, यानी कि उसके पास क्या है, वोटिंग पावर है। नंबर ऑफ शेयर्स आपकी एक्स के पास कितना है, या आपके एक्स के पास कितना है नंबर ऑफ शेयर्स, कम है। मान कितना लेकर चले, मान लो 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है। 10 लाख, 10 लाख ज्यादा ही हो गए, इतने की भी काबिल नहीं हो तुम। हाँ, मान लो 1 लाख, 1 लाख ठीक है, सही है, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है। और इधर ये दूसरी कंपनी है, इस दूसरी कंपनी कह रही है, दूसरा इन्वेस्टर है जो कि हवा है, इसके पास है मान लो, इसके पास ज्यादा ही है, इसके पास 2 लाख है। अब ये जो एक्स है ना, इसके पास वोटिंग पावर है 100, और ये जो वाई है ना, इसके एक शेयर का कितना पावर है, 1 है, यानी कि इसके पास जो एक शेयर है
उसका वोटिंग पावर कितना है 1। तो टोटल कितना हो गया 1 लाख को इंटू करेंगे 100 से तो 100 0 0 1 फिर आएगा 00 यानी हो गया 100,000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है अरे जीरो सही तो लग गया ना। हाँ कॉमा ये है इस बेचारी के पास फिर भी 2 ही लाख वो टोटल वोटिंग पावर हुआ। ठीक है अब जरा हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इन परसेंटेज। एक बार परसेंटेज इसका कैलकुलेट करो कि इसके पास इन परसेंटेज कितना आता है और इसके पास कितना आता है। मैं भी करती हूँ कैलकुलेट। एक मिनट यहाँ पे ना एक चीज गड़बड़ हुई है। वो ये हुई है कि यहाँ पे हमें 3 लाख कैपिटल लेकर चलना है ना। तो 3 लाख का 26% होगा। 3 लाख का 26%, 26 इंटू में 3 78। तो 78,000 यहाँ आएगा और 3 लाख में से 78 गया तो आएगा आई थिंक तो यहाँ आएगा 222। ठीक है अब करते हैं। हाँ अब कैलकुलेशन होगी तो इधर भी गड़बड़ हो गई ना। यहाँ पे 78 000 और 00 और यहाँ 222। अब करो कैलकुलेट अब सही है। तो ये हो गया 3 लाख। 3 लाख का ये क्यों किया है क्योंकि 3 लाख का 26% है ना नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है अब कैलकुलेट करते हैं जरा कि कितना आता है। तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 0.28 समथिंग से अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं। अरे यार अगर यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मान ले तो ये आएगा 0.28 समथिंग तो 3 मान लेते हैं और ये कितना आएगा 97% फिर आएगा। यानी कि ज्यादा पावर किसके पास है डीवीआर वाले के पास। डीवीआर वाले का परसेंटेज ज्यादा है वोटिंग पावर उसके पास ज्यादा यहाँ पे आ रही है। यानी कि फिर भी मतलब कि यहाँ पे जिसके पास इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट है उसके पास कितनी पावर 3% की और इसके पास कितनी पावर 97% की। तो उसको इसलिए चेंज करके क्या कर दिया गया रिपील करके कर दिया गया 74% ऑफ वोटिंग पावर। यानी कि अब जो ये 26% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल पे कैलकुलेट हो रहा था उसकी जगह को चेंज करके कर दिया है व्हाट 74% ऑफ वोटिंग पावर। ओके यहाँ आ जाते हैं। तो डीवीआर वाला कॉन्सेप्ट हुआ शुभारंभ तो हो गया था खत्म जो भी। ठीक है तो डीवीआर वाला कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब हमारे पास बचा है देख लेते क्या बचा है। अरे दैया कहाँ गया। हाँ स्वेट इक्विटी शेयर्स और ईसोप। ईसोप और स्वेट इक्विटी शेयर्स तो इसको शुरू करते हैं अब इसी पेज पे शुरू करते हैं। चलिए स्वेट इक्विटी शेयर से क्या समझ में आ रहा है। स्वेट इक्विटी शेयर क्या स्वेट इक्विटी शेयर्स का वर्ड का मीनिंग ही क्या है स्वेट इक्विटी शेयर्स यानी कि खून पसीने का शेयर नहीं पसीने की कमाई से मिला हुआ अवार्ड टाइप में शेयर उसको कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। और अगर ये खून पसीने की कमाई से मिला हुआ शेयर होगा तो किसको देंगे स्वेट इक्विटी शेयर। ये देंगे हम उनको जिन्होंने हमारे लिए खून पसीना बहाया है कंपनी में रह के। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है ये भी इक्विटी शेयर्स ही है। कौन देता है कंपनी देती है। किसको देती है इसकी तो डायरेक्टर्स को देती है। किसको देती है डायरेक्टर्स को देती है या फिर एम्प्लॉयज को देती है। एम्प्लॉयज की डेफिनेशन हम देखेंगे ईसॉप वाले कॉन्सेप्ट में। अच्छा वैसे तो जो ये शेयर्स होते हैं उनको डिस्काउंट पे इशू करना प्रोहिबिट है। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर आपको डिस्काउंट पे इशू करना है तो आप ये डिस्काउंट पे इशू करेंगे।
यानी कि जब डिस्काउंट पे शेयर इशू हो रहा है तो वो अपने एम्प्लॉयज को कर सकते हैं, और जिसको कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, या फिर डिस्काउंट के अलावा कोई और कंसिडरेशन किसी भी तरीके की हो सकती है बजाय के कैश, यानी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है, कंपनी अपने एम्प्लॉय या डायरेक्टर्स को देती है कंसिडरेशन अदर देन कैश। और इसमें ना नो हाउ, यानी कि अगर आपके एम्प्लॉय ने आपको कोई आइडिया दिया है काम करने का, नो हाउ होता है कि किसी नए तरीके से किसी प्रोजेक्ट को करना, वो उसका काम ही है नो हाउ, ठीक है। तो वहां पे आप वो स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं इशू करेंगे। स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने की क्या क्या किस तरीके से इशू किया जा सकता है, एट डिस्काउंट इशू किया जा सकता है, यानी आप डिस्काउंट दे दो जो भी उसका करंट मार्केट वैल्यू है, या फिर कंसिडरेशन या उसके बदले कोई और किसी भी अलग तरीके का कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश में नहीं होना चाहिए वो कंसिडरेशन, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस क्या है, ये प्रोविजन कह लो, प्रोविजन क्या है स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के, किस तरीके से क्या प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना है। तो पहला है भैया, आंख बंद करके सोच लो कि आपका एक एसआर पास करना होगा। एसआर कहाँ पास करेंगे, जनरल मीटिंग में। एक आप एसआर पास करेंगे जिसमें आपको क्या क्या स्पेसिफाई करना है कि सुनो, सब सुनो जिसने इन्वेस्ट किया है पैसा, हम ना अपने एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। उस स्पेशल रेजोल्यूशन में आपको बताना है, उसमें हमें बताना है कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बताना है, करंट मार्केट प्राइस क्या है वो बताना है, अपने एम्प्लॉयज को भी इन्फॉर्म करना है। उसके बाद कंसिडरेशन अगर किसी तरीके का है दैट इज अदर देन कैश, वो मेंशन करना है। एंड देन ये है कि क्लास और क्लासेस ऑफ पीपल की हम किन कौन से लेवल के उसको दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय को दे रहे हैं, डायरेक्टर को दे रहे हैं। तो ये क्लासेस आपको को डिफाइन करनी है कि आप किन को ये स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हो, किन को इशू करना है। और ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो यही है ना। अच्छा, जहाँ पे एक और पॉइंट था दैट वाज, हाँ, लिस्टेड शेयर्स के केस में क्या होगा। वहां पे आपको लिस्टेड शेयर्स के केस में किसके सेबी के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इशू करना है। सेबी इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और जहाँ पे लिस्टेड शेयर नहीं है, यानी कि अनलिस्टेड शेयर है, उस केस में किसको ध्यान में रखेंगे, मोदी जी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, डीवीआर पढ़ लिया, हमने स्वेट इक्विटी शेयर्स पढ़ लिया, डीवीआर की प्रोविजन पढ़ लिए, स्वेट इक्विटी शेयर्स के प्रोविजन पढ़ लिए। आगे बढ़ने से पहले जहाँ पे वैलिडिटी और लॉक इन पीरियड का हमें देखना होगा, उससे पहले हम एक बार ना डीवीआर और स्वेट इक्विटी शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट को ना रिवाइज कर लेते हैं। प्रोविजन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके, कि किस तरीके से इशू किया जाएगा प्रोविजन, यानी कि इशू करते वक्त आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अरे भैया क्या कर रहे हो। डीवीआर के केस में कंडीशंस क्या है, AOA must authorize, AOA must authorize, और अगर नहीं authorize they should, company should alter articles of association and they should then authorize that they can declare DVR, ठीक है, और they can issue DVR, वो उनकी कंपनी के AOA में वो मेंशन होना चाहिए कि वो इशू कर सकते हैं DVR। then comes ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, कहाँ पे, जनरल मीटिंग में, ठीक है। लिस्टेड कंपनी है तो थ्रू
विच थ्रू पोस्टल बैलेट या फिर ई वोटिंग के थ्रू ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करिए। और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट किस में है, डीवीआर में है, ठीक है। उसके बाद है, पहले था 26% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, बट अब क्या है 74% ऑफ वोटिंग पावर, यानी कि पहले 26% था। क्या नई दिमाग में वैसे तो याद रहेगा ही, बट नई दिमाग में रहते तो क्या करना है, 26% को 100% में से माइनस कर दो तो 74% आ जाएगा। पहले था पेड अप शेयर कैपिटल का, अब उसकी जगह पे वोटिंग पावर की बात हो रही है। इक्विटी शेयर कैपिटल है तो वोटिंग पावर की बात होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल है वोटिंग पावर की बात होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल का ही कॉन्सेप्ट है डीवीआर, तो वोटिंग पावर की बात होगी। यानी कि पहले था 26% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, बट अब क्या है 100 माइनस 26 74% ऑफ वॉट, ऑफ वोटिंग पावर, ठीक है। उसके बाद है लास्ट 3 इयर्स में आपने क्या ना किया हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में कोई डिफॉल्ट ना किया हो, या फिर पेमेंट सॉरी फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई डिफॉल्ट ना किया हो, या फिर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न में कोई डिफॉल्ट ना किया हो, या फिर आपको किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने पेनलाइज ना किया हो। कब, लास्ट 3 इयर्स में आपने पेमेंट ऑफ डिविडेंड में कोई डिफॉल्ट ना किया हो, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग में कोई डिफॉल्ट ना किया हो, या ऐसा ना हो कि आपने फाइल ही ना किया हो, या फिर आपका जो एनुअल रिटर्न है उसकी फाइलिंग में कोई डिफॉल्ट, या ऐसा ना हो कि आपने फाइल ही नहीं किया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज, इसी 3 इयर्स वाले में आपको किसी लास्ट 3 इयर्स में किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने पेनलाइज ना किया हो, आपको किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने पेनलाइज ना किया हो। उसके बाद है आपने डिविडेंड पे करने में कोई डिफॉल्ट ना किया हो। आई एम सॉरी अगर मैं लास्ट ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोल रही थी या डिविडेंड, आई डोंट नो। तो लास्ट ईयर्स का फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में कोई आपका डिफॉल्ट ना हो, आपको किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने पेनलाइज ना किया हो, आपने फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई डिफॉल्ट ना किया हो, आपने फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न में कोई डिफॉल्ट ना किया हो। उसके बाद आता है फिर कि आपने डिविडेंड पे करने में कोई डिफॉल्ट ना किया हो, किसको, प्रेफरेंस शेयर वालों को उनका डिपॉजिट, डिबेंचर, ये लोन या इंटरेस्ट अमाउंट, इन सब में कोई डिफॉल्ट ना किया हो। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने स्वेट इक्विटी शेयर में। यहाँ पे क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है, खून पसीने की कमाई, ठीक है। वो हम खून पसीने की कमाई किसको देते हैं, वो हम देते हैं अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय को। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है, इक्विटी शेयर ही है, कंपनी ही इशू करती है। स्वेट इक्विटी शेयर क्या है, इक्विटी शेयर ही है, कंपनी ही इशू करती है। किनको इशू करती है, डायरेक्टर्स को। किसके डायरेक्टर्स को, कंपनी के डायरेक्टर्स को या कंपनी के एम्प्लॉयज को, ठीक है। कैसे इशू करती है, एट मतलब किस प्राइस पे इशू करती है। वैसे तो देखो इक्विटी शेयर्स को आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, या तो एट पार करोगे या एट सिक्योरिटीज प्रीमियम करोगे। बट अगर आपको डिस्काउंट पे इशू करना है तो वो डिस्काउंट कब अलाउ है आपको, जब आप स्वेट इक्विटी शेयर्स यानी पब्लिक को नहीं डिस्काउंट पे, स्वेट इक्विटी शेयर्स यानी अपने एम्प्लॉय को दो, अपने डायरेक्टर्स को दो, किस पे, एट डिस्काउंट दे सकते हो। इन विच केस, इन स्वेट इक्विटी शेयर्स केस, ओके। उसके बाद है या तो डिस्काउंट या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश, कुछ भी कंसिडरेशन हो सकता है अदर देन कैश, ओके। उसके बाद प्रोविजन क्या है स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने का, उस किस तरीके से इशू हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डीवीआर में था ओआर यानी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, यहाँ पे क्या है जनरल मीटिंग, तो कुछ भी हो जनरल मीटिंग बिठाओ, ठीक है, शेयर इशू करते टाइम। उसके बाद उसमें क्या है कि आपको जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। उसके नंबर ऑफ शेयर्स बताने हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन क्या क्या बातें बतानी है, नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स, यानी कौन से क्लासेस लेवल के डायरेक्टर्स को आप या एम्प्लॉयज को आप ये इक्विटी शेयर्स इशू करने वाले हो, या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश, किस कंसिडरेशन पे आप इशू कर रहे हो, किनको बताना है, एम्प्लॉयज को बताना है या फिर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनको भी तो बताना है ना कि ये देखो हम अपने एम्प्लॉयज को ये दे रहे हैं, ठीक है। तो जनरल मीटिंग बिठानी है। आई थिंक ये ऐसे जुबान पे बैठ चुका है अच्छे से, मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात आती नहीं, ये सारे पॉइंट एकदम से याद आने चाहिए कि क्या है स्वेट इक्विटी शेयर्स भी भाई इक्विटी शेयर ही है। कौन इशू करता है, कंपनी इशू करती है, किसको इशू करती है, कंपनी के डायरेक्टर्स या एम्प्लॉय को इशू करती है, किस प्राइस पे इशू करती है, आइदर एट डिस्काउंट और कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश। फिर उसके बाद प्रोविजन क्या आता है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो जनरल मीटिंग बिठा के,
किसमें? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो जनरल मीटिंग में, स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। उसके बाद है आपको ऐसा स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या क्या मेंशन करना है? नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग ऑफर्ड, कितने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद करेंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर्स, उन शेयर्स के ऑफ दोज शेयर्स, उन शेयर्स की क्या करंट मार्केट प्राइस है। उसके बाद कंसिडरेशन, किस कंसिडरेशन पे आप एक ऑफर कर रहे हो। देन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज, क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स, किन किन क्लास या लेवल के लोगों को आप ये क्या कर रहे हो? इशू कर रहे हो। ओके। हाँ, इसके बाद हम आते हैं, अच्छा ये तो बहुत नॉर्मल पॉइंट है, मतलब लिस्टेड शेयर है तो सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करो, अनलिस्टेड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करो। इसके बाद हम आ जाते हैं वैलिडिटी पे। किसकी वैलिडिटी? भैया जो आपने ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है ना, एक मिनट, खांसी आ रही है, खांसी आ रही है, हाँ जी। तो इसके बाद है वैलिडिटी, कि जो आप ये आपने ये एसआर यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया ना, कि आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफर करने हैं, तो ये क्या है? इसकी एक वैलिडिटी है भाई, ये मत सोचना एक बार पास कर दिया और सालों साल चलता रहेगा। आपको, आपने जो ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया उसकी वैलिडिटी सिर्फ 12 मंथ्स की है। यानी अगर आपने वो जो आपने मेंशन किया कि आपको ये वाले शेयर स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफर करने हैं, उनको इन 12 महीनों में ना इशू कर दो और काम खत्म करो। इन अगर आप चाहोगे कि ये जो एसआर पास हुआ है आफ्टर 12 मंथ हमें ये इशू करना है, इसका स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, आफ्टर 12 मंथ पॉसिबल नहीं है। फिर आप फ्रेश एसआर पास करो और फिर तब इशू कर सकते हो। ओके। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके लिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल से पहले एक बार देख लेते हैं, लिमिट तो देख लें क्या है। देखो, स्वेट इक्विटी शेयर्स पे एक लिमिट है इशू करने पे। वो क्या है? लिमिट ऑन इशू ऑफ, अब ऐसा थोड़ी है कि जितना आपके पास कैपिटल है उसका सारा इशू कर दो। लिमिट ऑन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, क्या है इस पे? लिमिट है कि 15% और 5 करोड़, अच्छा 15% ऑफ व्हाट? 15% ऑफ, कहाँ से लिखूं, पेड अप, हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल, और 5 करोड़, इन दोनों में से विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, इन दोनों में से विच एवर इज हायर, बट सब्जेक्ट टू aggregate limit of, subject to aggregate limit that is 25%, that is 25%, मैक्सिमम लिमिट क्या है? 25%। यानी कि देखो, अगर आपको स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने हैं ना, आपका जो भी पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसका है तो 15% या फिर 5 करोड़, इन दोनों में से जितना, जब मतलब आप फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हैं, इन दोनों में से जो भी हायर है उसको देख लो। बट एग्रीगेट यानी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 25%। यानी आपका यहाँ जो आया वो तो ठीक है, पर आपको उसमें 25% का भी आपको लिमिट निकालना होगा। कैसे? वो भी देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा ये क्या है? एट एनी टाइम की बात हो रही है ना, किसी भी टाइम, यानी 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार भी इशू करें, ये जो आपका मतलब एग्रीगेट जो आपको 25% आएगा ना, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। यानी कि जो भी आपको 25% आएगा, पहले साल में आपने जो भी इशू किया है उसका 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ और मोर। ठीक है, इन दोनों में से जो भी ज्यादा आएगा उसमें हायर जो आएगा वो आपको लिमिट लेकर रखनी है, और जो भी आपका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल होगा उसका 25% जो आएगा
उससे वो लिमिट एक्सीड नहीं करनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो इसको मैंने कैलकुलेट किया कुछ हमारा करके ना, मान लो आ गया 2 करोड़, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2 करोड़ आ गया, ठीक है। और मैं 25% से अगर कैलकुलेट कर रही हूँ तो आ रहा है मेरा 1.5 करोड़। देखो अगर हम ये 2 करोड़ इस एग्जाम्पल से देखें, यानी कि एग्जाम्पल इस लिमिट से देखें, तो क्या है 5 करोड़ के अंदर अंदर है, यानी 5 करोड़ और 15 करोड़, 1 मिनट, 5 करोड़ 15 करोड़ में तो 5 करोड़ हायर हो जाएगा ना। मान लो 12 करोड़ है तो फिर तो 5 करोड़ आएगा। क्या दो बीच वाली हरकतें कर रही हूँ मैं। चलो मान लो 5 करोड़ ही है, हायर में 5 करोड़ ही है, ठीक है। फिर 12 करोड़ भी ठीक ही था। सच में मैं दो बीच वाली हरकतें कर रही हूँ। और मोर है ना, जो भी इनमें से हायर है तो हायर मान लो 12 करोड़ आया है। अब देखो इसका 25% मान लो, मतलब कैलकुलेट करने पे ऐसा ऐसा होगा नहीं, पर फिर भी मान लो 25% जो है वो 1.5 करोड़ आया। तो क्या हम इसको लिमिट मान के चलेंगे या इसको लिमिट मान के चलेंगे? अरे भैया ये लिमिट होगा। वैसे एग्जाम ऐसे एक्यूरेट ये सही नहीं है, बट स्टिल 25% मैं मान के चल रही हूँ कि 25% कैलकुलेट करने पे ये आया है। तो लिमिट हम किसको मान के चलेंगे? 1.5 करोड़ को। यानी फिर नॉट विथ स्टैंडिंग इसमें जो भी है गया गया तेल लेने। ठीक है, अब एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिमिट याद हो गई, 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ और मोर, ठीक है। 5 करोड़ विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो भी हायर होगा, ठीक है। उसके बाद है, और वो क्या है, 1 साल की बात हो रही है, जो 1 साल का पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल उसकी बात हो रही है, ठीक है, विच एवर इज हायर की बात हो रही है। लेकिन एग्रीगेट क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, 25% एट एनी टाइम की बात हो रही है, कभी भी। यानी पहली बार कर रहे हो या 4 साल बाद कर रहे हो, आपको एग्रीगेट 4 साल का लेकर चलना है फिर, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल है, मैक्सिमम शेयर्स बताने कि कितने इशू हो सकते हैं। एक कंपनी है जो पहली बार स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करेगी, जिसमें उनका ये जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना, वो 20 करोड़ है। कितना करोड़ है? 20 करोड़ है। उसका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 20 करोड़ है। लिमिट कितनी, तो हमसे पूछा है कितना वो इशू कर सकती है। तो हमें पहले देख लेना है लिमिट क्या है। 15 करोड़, 15% ऑफ 20 करोड़। तो आई थिंक ये आएगा, ये आएगा 3 पे, ये आएगा 20 पे। हाँ जी, तो 20 से 20 घट गया, यानी कि कितना करोड़? 3 करोड़। और 5 करोड़ विच एवर इज हायर, तो विच इज हायर, 5 करोड़ इज हायर, तो इनमें से हायर क्या आया? 5 करोड़, ठीक है। बट सब्जेक्ट टू कंडीशन 25, तो यहाँ पे देखना है हमें 25% ऑफ 20 करोड़, ये भी देखेंगे। तो ये आएगा 5, ये आएगा, यहाँ पे आएगा 20, तो 20 से 20 कट जाएगा, तो आएगा 5 करोड़। अच्छा यहाँ तो सिमिलर ही हो गया। चलो यहाँ तो कुछ भी है, 5 करोड़ ही यहाँ तो 5 करोड़ ही लिमिट होगी। बड़ा ही फुद्दू एग्जाम्पल लिया। मान लो मान लेते हैं 10 करोड़ है। 10 करोड़ के हिसाब से निकालो, 15% ऑफ 10 करोड़ निकालो। और यहाँ पे फिर क्या आएगा, 15% ऑफ 10 करोड़ आएगा 1.5 करोड़। और 1.5 करोड़ और 5 करोड़ में विच एवर इज हायर, ऑफ कोर्स 5 करोड़ इज हायर। उसके बाद है, हमें देखना है 25% ऑफ 10 करोड़, तो वो आएगा, हाँ 2.5 करोड़। यानी आपका मैक्सिमम लिमिट क्या आ रहा है कि एग्रीगेट लिमिट, भैया सुनो 1 मिनट, 5 करोड़ मत इशू कर दो। आपका एग्रीगेट लिमिट आ रहा है 5 करोड़ और 2.5 करोड़। इन दोनों में से फिर मैक्सिमम, यानी कि आपका जो 25% का लिमिट है ना वो ये है, यानी इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए आपका इशू ऑफ शेयर। यानी कि कितना इशू कर सकते हैं? 2.5 करोड़ इशू कर सकते हैं, ओके।
ठीक है, जब हम एग्जाम्पल 10 करोड़ का लेकर चलेंगे तो 2.5 करोड़ इशू कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता 5 करोड़ इशू, नो, 2.5 करोड़, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट क्या है, कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, या एग्रीगेट लिमिट जो है। ओके, आई एम हैविंग थ्रोट इश्यूज, बार बार अच्छी हो रही है जिसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रही। ठीक है, अब हमारा एक ही कॉन्सेप्ट रह गया, वो है इसोप का, तो वो देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ये क्लियर है क्या, क्या लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है? देखो, 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ और मोर। तो यहाँ पे 5, पहले आप देखोगे 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़, विच एवर इज हायर निकल आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है एग्रीगेट, एग्रीगेट कितना बन रहा है, 2.5 25 को हम एग्रीगेट से जो भी 25% उसका निकल कर आएगा उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, भले ही फिर वो 5 करोड़ के अंदर अंदर हो, पर 5 करोड़ फिर हम नहीं ले सकते, हम फिर वही लेंगे जो 25% कैलकुलेट करने पे आएगा। ठीक है, इसके बाद है लॉक इन पीरियड। तो लॉक इन पीरियड है इसका, लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है, क्या लॉक इन पीरियड का मतलब होता है उतने, यानी इसका लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स, यानी कि स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है वो 3 साल, इन 3 सालों में आप बेच नहीं सकते कहीं। ठीक है, तो वो हो गया लॉक इन पीरियड, तो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। शुरू से शुरू करते हैं, कंडीशंस फॉर इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर्स आर स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन एसआर इन जनरल मीटिंग। देन अगर आप लिस्टेड कंपनी है, सेबी के रेगुलेशन से कंप्लाई करिए, अगर आप अनलिस्टेड कंपनी है, कंप्लाई करिए सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स से। उसके बाद है फिर से स्पेशल रेजोल्यूशन, उसके बाद सेबी के गाइडेंस फॉलो करना है इफ यू आर लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद है वैलिडिटी क्या है, 12 मंथ्स ऑफ पासिंग फ्रॉम पासिंग डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, जिस जिस एसआर पास किया उसके बाद से उसी दिन से 12 महीने, उसी दिन से 12 महीने, उसी दिन से 12 महीने, जिस दिन एसआर पास हुआ उस दिन से 12 महीने तक के बीच में कभी भी इशू कर दो, आप कभी भी इशू कर दो सर्टिफिकेट शेयर। उसके बाद 12 महीने कंप्लीट होते ही अगर आपको वही वाले, यानी जिस जो अभी आपने लास्ट, ओ गॉड पेन, हाँ, जो भी आपने लास्ट स्वेट शेयर्स के लिए एसआर पास किया था वो वाले स्वेट शेयर्स आप 12 महीने के बाद नहीं कर सकते, आपको फिर से फ्रेश एसआर पास करना होगा, फिर से फ्रेश डिटेल्स देनी पड़ेंगी, इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है लिमिट क्या है कि क्या आपके पास जितना भी आपका पेड अप इक्विटी शेयर है, सब पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो सब आप इशू कर सकते हो एज स्वेट इक्विटी शेयर, नो, उस पर एक लिमिट है, दैट इज 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विच इज हायर। और एग्रीगेट लिमिट क्या है, 25%, यानी कि मैक्सिमम लिमिट क्या है, डज नॉट एक्सीड बाय 25%, 25% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट क्या है 25%। ओके, लॉक इन पीरियड क्या है, 3 साल, 3 साल तक के बीच में जो आपने सर्टिफिकेट शेयर्स को आपने इशू किया है वो जिस दिन डेट, मतलब कि जिस दिन आपने अलॉट कर दिया उसके बाद से 3 साल के अंदर अंदर 3 साल के लिए वो क्या हो जाएगा, लॉक इन पीरियड हो जाएगा। ठीक है, यानी लॉक इन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर in your mind as well as in my mind too। अब देखते हैं एकदम फ्रेश, और आई थिंक मैं इस सब के बाद इस वीडियो को ओवर ही कर दूंगी क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और अपलोडिंग में फिर दिक्कत आती है। ईसॉप, ईसॉप का मीनिंग क्या है, एम्प्लॉय, एक मिनट, पेन चल ही नहीं रहा, क्या हो गया, चल जा भाई। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन
इसको आप कह दो स्कीम। ईसॉप में क्या है, मतलब कि ये स्वर्डिकुटी शेयर से कैसे अलग है? पहली बात तो अलग क्या है, ये डायरेक्टर्स को, ये भी डायरेक्टर्स को इशू होता है या फिर एम्प्लॉयज को इशू होता है? ये बात तो सेम ही है। या फिर ऑफिसर्स को इशू होता है, या फिर अगर होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है उसके एम्प्लॉयज हैं, तो उनकी बात यहाँ पे हो रही है। कब, कैसे, क्या इसमें अलग है? उनको राइट टू परचेज मिल जाता है या राइट टू सब्सक्राइब मिल जाता है। क्या राइट टू सब्सक्राइब? शेयर्स ऑफ दैट कंपनी एट फ्यूचर डेट, यानी फ्यूचर डेट पे वो खरीद सकते हैं। पर फ्यूचर डेट पे खरीद सकते हैं तो फ्यूचर डेट पे खरीदना ना अलग क्या है? एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। अच्छा वैसे अपन इंडियन लोगों का क्या ऐसा चक्कर क्या है ना, हमें पता है पावर, पावर नहीं बोलते, पार बोलते हैं। और हमें पता है कि पार सही है प्रोनाउंसिएशन, बट हम इसको फिर भी पावर ही बोलते हैं। बहुत फुद्दू चीज ये लगती है मुझे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब पता होने के बाद भी हम गलत क्यों बोलते हैं। शायद मैं ही बोलती हूँ या फिर। अच्छा, तो प्री डिटरमाइंड प्राइस, प्री डिटरमाइंड प्राइस पे हम फ्यूचर, फ्यूचर डेट पे वो खरीद सकते हैं एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्री डिटरमाइंड प्राइस क्या बड़ा कर दिया, क्या बड़ा कर दिया तुमने ये प्री डिटरमाइंड प्राइस देख के? देखो, मान लो आज जो शेयर 1,000 रुपए का है, कल वो कंपनी बढ़ा दे शेयर, उसका प्राइस बढ़ा दे, कल कंपनी उसका प्राइस बढ़ा के 2,000 कर दे, तो यानी कि डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिया गया है कि आज जो हम डेट प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, आप उस प्राइस पे ना फ्यूचर में खरीद लेना, तो फायदा भी है। ठीक है, तो प्री डिटरमाइंड प्राइस पे उनको मिलता है, किनको मिलता है? डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, ऑफिसर। और एम्प्लॉयज कैसे हो सकते हैं, या डायरेक्टर्स कैसे हो सकते हैं, या फिर ऑफिसर्स कैसे हो सकते हैं? होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी के भी हो सकते हैं, जिनको एक राइट मिल जाता है कि आप परचेज कर सकते हैं एट फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन विच आर एम्प्लॉयमेंट। की बात यहाँ पे आ जाती है बड़ी ही जरूरी। भैया रे भैया, एम्प्लॉयज किसे कहा जा रहा है इस केस में? एम्प्लॉयज की क्या, किसकी, कौन से एम्प्लॉय की बात हो रही है? तो एम्प्लॉय में आपका परमानेंट एम्प्लॉय होना जरूरी है, फिर चाहे आप भारत देश में काम कर रहे हैं या भारत देश के बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन आपका परमानेंट एम्प्लॉय होना इज कंपल्सरी। फिर आप डायरेक्टर हैं, फिर चाहे आप होल टाइम डायरेक्टर हैं या नॉर्मल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बट आप क्या ना हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद है, एक मिनट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना हो, हाँ ठीक है। उसके बाद है कि ये जो ए क्लॉज है और ये जो बी क्लॉज है, वो आपकी सब्सिडरी कंपनी के भी हो सकते हैं या फिर किसी होल्डिंग कंपनी के भी हो सकते हैं, तो दोनों के लिए ये सेम रूल्स अप्लाई होंगे। अच्छा, और एम्प्लॉय में कौन नहीं आता? प्रमोटर, प्रमोटर या फिर प्रमोटर ना हो एम्प्लॉय, मतलब कि एम्प्लॉय में किनको काउंट नहीं करते? प्रमोटर को काउंट नहीं करते, या प्रमोटर ग्रुप को काउंट नहीं करते, प्रमोटर ग्रुप में से कोई है उसको भी काउंट नहीं करेंगे, या ऐसा डायरेक्टर जिसका या तो खुद या उसके रिलेटिव के थ्रू या कोई ऐसी कंपनी या डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से उसने ना 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग
इक्विटी शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर कैपिटल का 10% उसने होल्ड किया हो, मोर देन 10% एक्चुअली, यानी मोर देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, तो उसको भी काउंट नहीं करेंगे। किन किन को काउंट नहीं करेंगे? पहली बात, परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, यानी कि किसको काउंट नहीं करेंगे? टेम्पररी एम्प्लॉय को काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से एम्प्लॉय होगा उसको काउंट नहीं करेंगे, या फिर कोई ऐसा डायरेक्टर जिसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू एनी रिलेटिव या फिर बॉडी कॉर्पोरेट किसी के भी थ्रू, डायरेक्टली इनडायरेक्टली में कुछ भी आ सकता है, उसने क्या किया, मोर देन 10% ऑफ इक्विटी शेयर होल्ड किए हो, ठीक है, उसको भी काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, कंडीशंस क्या है? अगर कंपनी पब्लिक है, पब्लिक कंपनी होगी तो आपको एसआर पास करना है। अगर कंपनी प्राइवेट है तो आपको ओआर पास करना है। ओआर अभी तक दो ही केस में आया है, एक डीवीआर वाले में और एक ये कंडीशन पब्लिक प्राइवेट कंपनी की, जिसमें ई सब की बात हो रही है। अच्छा, और क्या है, क्या रह गया? लॉक इन पीरियड इसमें है? नहीं, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। अच्छा, बस, तो क्या हमारा ये सब वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया कंप्लीट? जी हाँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली वीडियो बनाने के लिए शुभारंभ करते हैं। So if you like this video, then please do like, share, and comment, and subscribe to my YouTube channel, which is Anjali's Whiteboard. That's it. Have a good day. Have a good Sunday. Keep studying. Bye bye.